वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। ये वाला हमारा फर्स्ट चैनल है, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी डेली मैं शेयर बाज़ार के अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी एक वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो काफ़ी शॉकिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर अभी के टाइम पे आती हुई आपको नजर आएगी। इसमें बहुत कुछ अच्छा भी है तो बहुत कुछ खराब भी आपको देखने को मिलेगा। खबर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ एक एक करके यहाँ पर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए अभी के टाइम बात करें हमारे देश की, तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोलर से और विंड प्रोजेक्ट से, जो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो होता है, ये ग्रिड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है अभी के टाइम पे स्ट्रगल कर रहा है इस पावर को हैंडल करने के लिए, बिकॉज ये पावर बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम पे देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने का जो डेटा आ चुका है उसके हिसाब से तो अराउंड 23 गीगावाट आवर्स का सोलर पावर पर डे का जो ओवरऑल जो आप कह सकते हो, जो हमारे पास जो पर्टिकुलरली स्टॉक था वो हमने पूरा का पूरा स्टॉप या वेस्ट कर दिया। आप मतलब इसका समझने की कोशिश करो कि जितना चाहिए हम उससे कई गुना ज्यादा पावर यहाँ पर प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको स्टोरेज नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारे पास उतना स्टोरेज अभी भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इसे एक्चुअली कहते हैं टेक्निकल भाषा में रिन्यूएबल एनर्जी कर्टेनमेंट या फिर बैक डाउन पावर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि सोलर प्लांट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से जनरेट कर रहे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो ग्रिड है वो कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर नहीं पा रही है। एक्स्ट्रा पावर जो है एक तो वो शट डाउन हो रहा है या फिर आप कह सकते हो वेस्ट हो रहा है, जो अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हमारे कंट्री के सामने यहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए अभी एक्चुअली हो क्या रहा है, तो कमजोर ग्रिड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन बताया जा रहा है। इंडिया का अभी का जो पावर ग्रिड है वो एक्चुअली डिजाइन किया नहीं गया है इस तरीके का मैसिव रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी है उसके लिए, और इसके वजह से ग्रिड का ओवरलोड होना सनी आवर्स के टाइम ये एक प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है। ट्रांसमिशन का बॉटलनेक्स का भी प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है, पावर लाइन का कंजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, और वोल्टेज में भी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम पे ये कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर ग्रिड का जो इंफ्रा है इससे कनेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे जो सोलर के प्रोजेक्ट्स है एक ही एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि राजस्थान और गुजरात में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी के फार्म्स का आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण ट्रांसमिशन लाइंस में बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी क्रिएट होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ लैक ऑफ एनर्जी स्टोरेज एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम अभी के टाइम पे। सोलर पावर जो है वो प्रोड्यूस ज्यादा करके डे टाइम में होता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इवनिंग या नाइट के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर स्टोरेज सिस्टम ही प्रॉपर नहीं है तो एक्स्ट्रा डे टाइम का पावर जो है वो क्या हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा देना, उसको और भी बढ़ाना, अभी की जो पावर जनरेट हो रही है उसमें भी बहुत चाहिए तो उससे भी ज्यादा बढ़ाने की अभी के टाइम पे बहुत बड़ी जरूरत यहाँ पर आ पड़ी है। अब देखिए इंडिया क्या सोल्यूशन यहाँ पर प्लान कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमसे प्रॉब्लम में फंसे, हम सोल्यूशन भी प्लान कर रहे हैं। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बोला था BESS कैटेगरी के ऊपर सरकार क्यों फोकस कर रही है, यही इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पर जो लार्ज बैटरी यानी जो बड़ी बैटरी होती है वो क्या करेगी, एक्स्ट्रा सोलर पावर को भी स्टोर कर सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी जब पीक डिमांड होगी तब उसको ये सप्लाई भी कर सकती है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि एनर्जी अभी जो वेस्ट हो रही है वो काफी कम हो जाएगी, और ग्रिड का जो स्टेबिलिटी है अभी के टाइम पे जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा वो भी काफी बेटर हो जाएगा, उसमें भी इंप्रूवमेंट आ जाएगी, और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ से और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ग्रिड फॉर्मिंग इन्वर्टर्स की बात करें तो इनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस बना रहेगा, बिकॉज ये एडवांस सिस्टम जो होगी ये भी फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज करने में मदद करेगी, रिलायबिलिटी को इंप्रूव करेगी, और वोल्टेज का भी बैलेंस करके रखेगी, जो बहुत सारे रिन्यूएबल ग्रिड्स के लिए भविष्य में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। अब इसके साथ साथ सुपर ग्रिड का जो प्लान है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्कस कर रही है नेशनल सुपर ग्रिड का प्लान के बारे में। इसके बारे में मैं कभी तो एक अलग से रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन शॉर्ट में अगर इसका पर्पस आपको समझना है तो यहाँ पर मल्टीपल राज्यों का जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप कह सकते हो पावर का जो तरीका है उसको इफिशिएंट तरीके से कनेक्ट करने का यहाँ पर प्लान बना हुआ है, और रिन्यूएबल पावर पूरे देश में यहाँ पर फैला दी जाए, मूव किया जाए, ये इसके अंतर्गत प्लान आपको बनेगा। और इसके वजह से कंजेशन जो अभी के टाइम पे बहुत सारे राज्यों में बन रहा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे कम होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये सारी चीजें अभी के टाइम पे होती हुई आपको नजर आएगी।
ग्रिड इंफ्रा का जो अपग्रेड है इसके बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है, बिकॉज अभी के टाइम पे हमको जरूरत है नए ट्रांसमिशन लाइंस की, स्मार्ट ग्रिड्स की, उसके अलावा बेटर सब स्टेशन की और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम की, और इसके लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो ये अभी के टाइम पे किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। अब इसमें कुछ रिस्क और कुछ चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्रोजेक्ट का डिले होना। देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है और बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक डिलेस भी हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिनके कारण प्रोजेक्ट में भी डिले हमको नजर आता है, जो अभी के टाइम पे बहुत बड़ा चिंता का विषय हमारे कंट्री के अलग अलग राज्यों में अलग अलग एरियाज में बना हुआ है। उसके अलावा इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कॉस्ट की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी लगता है और एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी इंपोर्ट भी करने पड़ती है। तो इसके कारण गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये भी अभी के टाइम पे इस इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा चैलेंज यहाँ पर बना हुआ है। एक और काफी इंटरेस्टिंग चैलेंज ये भी है कि स्किल्ड वर्कफोर्स का शॉर्टेज है, मतलब इस इंडस्ट्री को अच्छे से पहचानने वाले, जिनको अच्छे से सब कुछ पता है, ऐसे पढ़े लिखे लोगों की अभी भी कमी नजर आ रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिसमें इंजीनियर्स की बात करें, ग्रिड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जरूरत है, बैटरी के स्पेशलिस्ट के जो कैटेगरीज के जो लोग हैं उनकी भी यहाँ पर जरूरत है। तो इंडिया अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं एक टैलेंट बेस्ड बिल्डिंग करता हुआ इस कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती यहाँ पर नजर आ रही है। उसके अलावा सप्लाई चेन का भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है। बहुत सारे बैटरी और ग्रिड के जो कंपोनेंट्स है वो अभी के टाइम पे क्या हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, और जिस तरीके का ग्लोबल सिनारियो चल रहा है, अनसर्टेनिटी चल रही है, इसके कारण इनके प्राइस में भी इंक्रीज हो सकता है, जिसके कारण प्रोजेक्ट में भी डिले हो सकता है और ओवरऑल जो इम्पैक्ट है इंप्लीमेंटेशन के ऊपर भी आ सकता है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का। तो ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम अभी के टाइम पे नजर आ रहा है। तो ये कुछ 5-6 अलग-अलग पॉइंट्स थे जो चिंता का विषय थे, जो खतरे का विषय थे। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक की बात करें वो अभी के टाइम पे काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, बिकॉज एनालिस्ट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मजबूत रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ यहाँ पर बना रहेगा और मैसिव इन्वेस्टमेंट स्टोरेज कैटेगरी में बना रहेगा, एक्सपांशन भी ग्रिड का इंफ्रा का होता रहेगा और बहुत ज्यादा एनर्जी का एडॉप्शन क्लीन एनर्जी का आने वाले समय में होता रहेगा। तो बैटरी के प्राइसेस कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे गिर रहे हैं, जो एक्चुअली इंडिया के लिए अभी के टाइम पे ये सिचुएशन में एक पॉजिटिव साइन बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे कंट्री के लिस्टेड कंपनीज की बात करें, स्टॉक की बात करें, उसके ऊपर भी इस खबर का इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो भी एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन जो भी नाम मैं आपको बताने वाला हूँ वो किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज की बात करें, इसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, इसके ऊपर फोकस बना रहेगा। इनके ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, बिकॉज जो डिमांड बैटरी स्टोरेज सिस्टम का जो लगातार बढ़ रहा है ये इसके पीछे का एक रीजन है। और उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी लार्ज एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स की जो बढ़ रही है ये भी इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रीजन माना जा रहा है। उसके अलावा पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन कंपनीज की बात करें, इसमें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिताची एनर्जी इंडिया, जीमंस इंडिया, इनका नाम नजर आ रहा है। इनके ऊपर की बात करें पॉसिबल अटैक की, माफ कीजिएगा, इंपैक्ट की, तो ये भी कहीं ना कहीं जो ग्रिड का मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जो है इसके वजह से इनके ऊपर भी एक इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। ट्रांसमिशन एक्सपांशन का जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर फोकस रखने की एक बहुत ही बड़ी वजह है। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में बात करें तो यहाँ पर अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, ये भी कहीं ना कहीं मार्केट की फोकस में बने रहेंगे। बिकॉज देखिए जो कंटेनमेंट रिस्क यहाँ पर बना हुआ है इफिशियंसी इंपैक्ट का, ये भी कहीं ना कहीं इनके बिजनेस के ऊपर असर डाल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो रिन्यूएबल का ग्रोथ है वो काफी मजबूत बना हुआ है, ये इनके लिए एक बहुत ही अच्छी लॉन्ग टर्म के हिसाब से साइन देखने को मिल रही है। इंफ्रा एंड ईपीसी कंपनीज में बात करें तो एलएनटी, केईसी इंटरनेशनल, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल, इनके ऊपर भी फोकस बना रहेगा। बिकॉज जो नया ट्रांसमिशन लाइंस का बात करें, ग्रिड का प्रोजेक्ट का बात करें, इसके वजह से खबरें, मतलब ये कंपनियां इन खबरों से फोकस में रहेगी और एनर्जी कॉरिडोर का जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का बहुत सारे प्लान जो हमारे कंट्री में चल रहे हैं उनका भी इम्पैक्ट इन कंपनियों के ऊपर नजर आ सकता है। तो यहाँ पर बात एकदम सिंपल है, शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में रिन्यूएबल का जो यहाँ पर कर्टेनमेंट हो रहा है उसके कारण चैलेंज हमको देखने को मिल सकता है। ग्रिड का लिमिटेशन कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एक्सपांशन को थोड़ा स्लो कर सकता है, ये शॉर्ट टर्म की बात।
लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया का क्लीन एनर्जी का डिमांड जो है वो और भी मजबूत तरीके से ग्रो हो सकते हैं, ये बात निकल कर आ रही है। और स्टोरेज और ग्रिड का जो कंपनीज है उनको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। गवर्नमेंट का पॉलिसी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, किस तरीके से प्रोवाइड करता है सपोर्ट, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट, ये जो खबर थी काफी इंपॉर्टेंट थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। और सारा का सारा डेटा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। जो भी कंपनी का नाम यहाँ पर मैंने आपके सामने शो किया है वो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। पब्लिकली अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।